तो बिहार विधानसभा चुनाव के सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है और मतदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले फेज के मुकाबले इस फेज में अधिकतम वोटिंग हो रही है और ये सबसे अच्छी बात जो है लोकतंत्र में नजर आ रही है कि मतदाता इस बार जागरूक है और विकास के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपको करा दे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विश्वजीत सिंह जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। कांग्रेस से प्रवक्ता सनी कुमार जुड़ गए हैं, वहीं जनसुराज पार्टी से सोनाली आनंद जुड़ गई हैं हमारे साथ। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और जैसे कि लोकतंत्र का पर्व है, बिहार में आज सेकेंड और अंतिम फेज की वोटिंग हो रही है। एक एक रिएक्शन आप लोग से लेना चाहेंगे क्योंकि इस बार मतदान जो है काफी ऊंची हो रही है। कहा जा रहा है कि पिछले फेज के मुकाबले भी इस फेज बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। तो सबसे पहले आपका पक्ष जानेंगे विश्वजीत जी, छोटा सा मतदान को लेकर छोटा सा रिएक्शन सर। विश्वजीत जी, देखिए, पहले चरण का मतदान आपने देखा और बम्पर वोटिंग, पहली बार बिहार ने इतनी रिकॉर्ड बनाते हुए इतना बम्पर मतदान घर से निकल के किया है कि ये एक इतिहास बन गया। और आज जब हम इस दूसरे चरण पे बैठे हैं तो लगभग फर्स्ट हाफ अगर देखें तो भारी मतदान, ये इंडिकेट करता है, ये सूचक है कि जो नीतीश कुमार ने रफ्तार दी है बिहार के विकास को, बिहार के लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में ये रफ्तार बना रहे, बल्कि और बिहार और आगे बढ़े, विकसित बिहार की तरफ जाए। तो ये बिहार की जनता सतर्क रहते हुए किसी छलावे में न आके एक बहुत बड़ा इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने निकली है। और बिहार ने ये जता दिया है कि सिर्फ छलावे का, धोखेबाजी का राजनीति करके, बयानबाजी करके, मुफ्त फ्रीवीज बांट के आप राजनीति नहीं कर सकते। आज दिख गया है कि झारखंड के, बिहार के वोटर कितने सतर्क हैं और नीतीश कुमार जी को समर्थन देने के लिए पूरा बिहार एक तन्मयता से बाहर निकला है। और विकास की बयार आप 14 तारीख को देखेंगे कि एक बार फिर से नीतीश सरकार। ठीक है, सनी कुमार जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि फर्स्ट फेज की तुलना में इस फेज में 7 से 8% अधिक वोटिंग हो रही है और अभी भी ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है क्योंकि अभी वोटिंग जारी ही है। छोटा सा रिएक्शन सर। सनी जी, सनी जी, सनी कुमार जी, चलिए हम यहाँ पर अपनी भूल सुधार लेंगे। भारत भूषण जी हमारे साथ है कांग्रेस से। भारत भूषण जी, आपका छोटा सा रिएक्शन इस पर लेना चाहेंगे। देखिए, पहला चीज़ है कि इलेक्शन में महिलाओं के बहुत बड़ा योगदान रहता है और जिस तरह से फर्स्ट हाफ में महिलाओं की संख्या लगातार देखने को मिला है तो इशारा कुछ और कर रहा है। देखिए, तो ये सारा तो आप समझ जाइए कि महिलाओं का योगदान के चलते योगदान कर रहा था। अब वोट और परसेंटेज जो बढ़ने का कारण है महिलाओं का योगदान है। महिलाओं बढ़ना मतलब समझ जाइए, महिलाओं को इस बार थोड़ा सा सरकार ने कुछ खुश किया है, उसका कुछ प्रभाव पड़ा है। तो महिलाओं ने पहला ही कतार में लग गई है। वो किसी भी समुदाय के महिला हो, किसी भी जाति के महिला हो, उसका वोट और परसेंटेज बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन हम जनसुराज से भी ले लेंगे। हमारे साथ सोनाली आनंद जी जुड़ी हुए हैं। सोनाली जी, आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर सीधा हमला कर रहे हैं, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर क्या इतनी मजबूती है कि इस बार जो है जनता की वोट जो है या फिर जनता का पक्ष जो है आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा? देखिए, आप जो भी प्रश्न कर रही हैं इसका तो जवाब हमें 14 तारीख को मिलेगा। और मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि जो भी रिजल्ट उस दिन आएंगे बिल्कुल अप्रत्याशित आएंगे, जो किसी ने दूर तक कल्पना जिसकी नहीं की होगी वैसे रिजल्ट आने वाले हैं। और रही बात कि हमारी तैयारी की, तो मैं बस यही कहूंगी कि जिस ढंग से हमने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है और जिस ढंग से हमने बिहार की राजनीति में पहली बार मुद्दों पे बात करनी शुरू की है और सारे पार्टियों को एक काइंड ऑफ फोर्स किया है कि आपको भी
मुद्दे की राजनीति करनी होगी और समस्याओं की बात करनी होगी और जनहित की बात करनी होगी, तो हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी जीत यहीं पे होती है। और साथ में अगर रही बात वोटिंग परसेंटेज की, तो मुझे लगता है कि बिहार विकास के रास्ते पे अग्रसर हो चुका है, क्योंकि जिस ढंग से जनता बाहर निकल के वोट कर रही है और वोटिंग परसेंटेज इस ढंग से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि लोग विकास को समर्थन दे रहे हैं, विकास चाहते हैं और बौद्धिक स्तर पे उनका ऑलरेडी विकास हो चुका है, इसलिए वो निकल के आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मतदान से ही सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, जो समस्याएं सुधारा जा सकता है। तो मैं ये कहूंगी कि एक समाज का हर वर्ग जो हमने मुद्दों को उठाया है, इससे इत्तेफाक रखता है और हर वर्ग से हमारे वोटर्स आएंगे और आपको ये परिणाम 14 तारीख को देखने को बहुत ही विशाल स्केल पे या फिर एक बहुत ही अच्छे पैमाने पे आपको नजर आने वाला है। चलिए विश्वजीत जी, जिस तरह से एनडीए दावे कर रही है कि विकास की बयार बह रही है, लेकिन आपका विपक्ष कह रहा है कि बदलाव के संकेत है। ये जो बम्पर वोटिंग्स हो रही है, ये संकेत है कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है, लेकिन एनडीए तमाम दावे कर रही है कि विकास हुआ है और विकास के साथ ही जनता खड़ी रहेगी। लेकिन इस तरह से जिस तरह जनसुराज पार्टी भी इस बार मैदान में है, एक बड़ी चुनौती नहीं लग रही है एनडीए के लिए? नहीं, देखिए एनडीए के लिए बिल्कुल बड़ी चुनौती नहीं है। हाँ, चुनाव को कभी भी कमतर आंकना नहीं चाहिए। जनता का जो निर्णय होगा वो जनता ने अपना फैसला डाल दिया है। आज दूसरा चरण भी लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन बिहार में रिकॉर्ड मत लोगों का घरों से बाहर निकलना और बाहर निकल के अब इस लोकतंत्र के महापर्व में इतनी तन्मयता से शिरकत करना, ये दिखाता है। और अभी जनसुराज की प्रवक्ता भी ये मान रही थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, बिहार जो है अब वो विकास के रास्ते पे चल चुका है। तो जनता भी जानती है कि आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी बिहार में, जो परेशानियां थी, वो कमतर खत्म हुई हैं। बिहार एक रास्ते पे, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा है और आने वाले समय में ये जो बयार है वो थमे ना, विकास इसी तरह होता रहे, इसके लिए जनता भी सतर्क है। उनको वो एकदम सतर्क है कि कहीं से भी व्यवधान बिहार के विकास में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आप देखें, महिलाएं और वोटों का बढ़ा हुआ प्रतिशत इस बात की गारंटी है कि ये निरंतर विकास चलता रहेगा। और मेरे साथ तो अब विरोधी भी सपोर्ट कर रहे हैं, विपक्षी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, विकास के रास्ते पे बिहार चला है और चलना चाहिए, जिसके लिए जनता ने सपोर्ट किया है। ठीक है, चलिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता सनी कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। विकास नहीं, बदलाव की बयार बह रही है, इस बार बदलाव होकर रहेगा, क्या आश्वस्त है पूरी तरह? देखिए, निश्चित तौर पर महागठबंधन अपनी बहुमत की ओर बढ़ रहा है। जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ 121 विधानसभा की सीटों पर, और जिस प्रकार रुझान सामने आई और जिस तरह आपने देखा और पूरे राज्य की जनता ने देखा कि मतदाताओं की संख्या बढ़ करके परसेंटेज में लगभग 70% मतदान बिहार में 121 सीटों पर हुआ, ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि 20 वर्षों से जो निरंकुश सरकार वहां चल रही है, उस सरकार के खिलाफ मतदाताओं में एक हर्ष और उल्लास था कि सरकार को बदलना है और महागठबंधन की सरकार को लाना है। हमने चुनाव मुद्दों पर लड़ा, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, मजदूरी का मुद्दा हो, लगातार दिन दहाड़े हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहा था। तो बिहार के जो जन मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के महागठबंधन ने चुनाव लड़ा, जिसमें हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ, आपने देखा कि जिन जिन सीटों पे हम चुनाव लड़े, उन सीटों के साथ साथ महागठबंधन की जो सीटें थी, सभी सीटों पे हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर पे जनता का अपार समर्थन मिला है। और आप देखिएगा 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी और ये जो एनडीए के लोग हैं, खास तौर पे नीतीश कुमार, जो नीतीश चाचा वहाँ मुख्यमंत्री पिछले 20 वर्षों से बने हुए हैं, अनाप शनाप अपना बयान दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं अपनी दिमागी हालत भी उनकी अच्छी है कि नहीं है, जिस प्रकार मंच से उनका रवैया सामने आता है। हम मीडिया के मार्फत ही देखते हैं, इसे चैनलों के माध्यम से, जिस तरह नीतीश कुमार का बयान आ रहा है लगातार, या फिर जिस तरह का उनका एक्ट रहता है,
तो निश्चित तौर पे जनता परेशान है, नौजवान परेशान है। पूरे भारत देश में आप देखते होंगे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाला जो मजदूर होता है, वो मजदूर कहाँ का होता है? वो मजदूर कहीं ना कहीं बिहार के विभिन्न जिलों का होता है, विभिन्न प्रखंडों का होता है। तो 20 वर्षों में ये सरकार, ये निरंकुश निकम्मी सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से फेल रही। तभी पूरे भारत देश में आप देखेंगे कि बिहार का पलायन का मुद्दा आप उठा रहे हैं, दर दर भटकता है और वहां पे नौकरी की तलाश ठीक। करता है। जाकर तेलंगाना, हैदराबाद में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में बिहार के नौजवान कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना के समय किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने, मेरी बात पूरी नहीं हुई, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान कर दिया कि आज से लॉकडाउन हो गया है। देखिए पलायन का मुद्दा जो है वो अभी से तो है नहीं, देश की अर्थव्यवस्था आपने देखा बिहार के ऊपर ही डिपेंड करता था। पलायन का मुद्दा, मजदूर सबसे ज्यादा बिहार के लोग काम करते थे दूसरे राज्यों में जाके। अब 20 सालों से सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है। 11 सालों से सरकार किसकी है? केंद्र में एनडीए की सरकार है। तो ये सरकार केवल जुमला देना जानती है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था केंद्र सरकार, फेल। इससे पहले तो आपकी सरकार थी, लेकिन पलायन का मुद्दा तो काफी पुराना है और काफी समय से चलता आ रहा है। आप कितने पुराने की बात कर रहे हैं? मैं तो 20 सालों का सरकार का बात कर रहा हूं। आप 50 साल पहले चले जाइए। आप भी जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जब बात होती है तो वो पंडित नेहरू के पास चले जाते हैं, शास्त्री जी के पास चले जाते हैं, इंदिरा जी के पास चले जाते हैं। अपना कार्यकाल की उपलब्धियों को बताना चाहिए ना कि आपने 11 वर्षों में क्या किया, आपने 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने क्या किया। और बिहार में जब सत्ता में 20 वर्षों से बैठी हुई है निरंकुश सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी, और आप देख रहे हैं सरकार में है एनडीए की, तो इन लोगों ने क्या करने का काम किया? इन्होंने बिहार की जनता को क्या देने का काम किया? चुनावों से तुरंत पहले जिस प्रकार माताओं बहनों को इन लोगों ने दिग्भ्रमित करने का कार्य किया, 10,000 रुपये अकाउंट में देने का वादा करके 10,000 रुपये दिए, लेकिन जितने लोगों को देना था उतने लोगों को नहीं देकर के कुछ संख्या में दिया और एक आश्वासन भी दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10,000 रुपये देंगे। देखिए ये लोग डरे हुए, सहमे हुए थे। हमने जब घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने की बात कही तो ये लोग 125 यूनिट पहले ही माफ कर दिए। तो डरे और सहमे हुए थे कि सरकार कहीं नहीं चले जाए। 2 सरकार बदलने की जो ये निर्णय आएगा, आप देखिएगा अगर बिहार की सरकार बदलती है तो 2 सरकार बदलेगी, केंद्र की सरकार भी बदलने का इनको डर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खास तौर पर, ये तो चुनावी बात हुई, कल जो घटना घटी दिल्ली में उसके लिए भी मैं बहुत ही अत्यंत दुखित हूं। और खास तौर पर दुखद घटना हुई और बेहद ही निंदनीय घटना हुई। और ऐसे समय में जब आप देखिए पिछली बार पहलगाम पुलवामा में हमला हुआ, देश के प्रधानमंत्री विदेश चले गए। कल दिल्ली में देश की राजधानी में हमला हुआ, हमारे सीना पर वार करके आतंकवादी लोग जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भूटान चले जा रहे हैं। अमित शाह भाषण देने में व्यस्त, केंद्र रक्षा गृह मंत्री बिहार में चुनाव में। तो ये दर्शाता है कि कितनी गंभीरता है देश के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। बम ब्लास्ट हो रहा है जवाब देश की राजधानी में, अब प्रधानमंत्री भूटान चले जा रहे हैं। अब तक पुलवामा में जो हमला हुआ पहलगाम में, उन लोगों को पकड़ा नहीं गया इन लोगों से। विश्वजीत जी जवाब दीजिए। चुनाव के 1 दिन पहले हमला हो रहा है, कुछ तो बात है। और लोग तो कहेंगे कुछ तो बात है। ठीक है सर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं विश्वजीत जी। देखिए बड़ी दुखद घटना घटी है और दुखद घटना घटने के 2 घंटे के अंदर जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उनके पास गृह मंत्री जी का जाना और खुले मंच से ये कह देना कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही स्टेटमेंट यूपी में भी आया था, जिम्मेदार जो लोग भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे और आने वाले समय में गारंटी देते हैं। आज भूटान से प्रधानमंत्री जी जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं वो 1 दिन के तय नहीं होते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय मंच से, भूटान के मंच से कहा है कि जिन्होंने ये घाव दिया है उनको भुगतना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में एक गिद्ध की नजर से रखना, सिर्फ ये कह देना, साथ नहीं होना और तैयार रहना कि यहां कहीं कुछ हो, और विपक्षी तो एकदम रेडी है कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा। अरे भाई साहब, हताहत हुआ है, हम तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ में रहें,
सिर्फ सवाल उठाना आपका फर्ज है, सवाल उठाइए, लेकिन गिद्ध की नजर से आप सिर्फ राजनीति करने के लिए इस मामले को उठाना, यह सरासर गलत है। हाँ, जो हुआ है उसके परिणाम में आप देखेंगे लोग रोएंगे। आज परिवार तक, आज आतंकियों की पहचान हो रही है और मुख्य गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सारे जितने भी संस्थाएं हैं सब त्वरित रूप से काम कर रही हैं और आने वाले समय में देखेंगे कि भारी दंड चुकाना पड़ेगा, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिन्होंने भी ये काम किया है। दूसरा, मैं बिहार पे आता हूं, जिन्होंने बिहार के विकसित होने के सपनों को कुचल दिया, भाजपा उन तक क्यों ना पहुंचे? जो स्रोत, जो गढ़े उन्होंने, जो नींव खोखली बिहार की करने की कोशिश की और पूरा नींव को धराशायी करने की कोशिश की, तो बिहार क्यों ना पहुंचे? नहीं, बिहार पर हम आएंगे, इसी पर हम बात। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे बिहार के विकास को लेकर और आज अंतिम फेज की वोटिंग चल रही है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की संकेत है, लेकिन अब इसमें देखना होगा कि जनता का रुझान क्या कहता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उनका दोबारा से स्वागत करते हुए उनका रुख लेंगे हम। विश्वजीत जी कह रहे थे बिहार के विकास को लेकर, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी सर, थोड़ा संक्षिप्त में इसे समेटने की कोशिश कीजिएगा। स्नेहा जी, मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आज से कुछ ही समय पहले की बात है, जबकि रेल मंत्री रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, बिहार के थे, और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि बिहार में रेलवे का परिचालन बंद कर देना चाहिए, यहां हो रही लगातार लूट मार और डकैतियों के चलते। तो ऐसा राज्य जिसमें रेलवे परिवहन को बंद करने की एक समय बात की जा रही हो, जिस समय की मंत्रिमंडल में सरकार को सपोर्ट कर रहे बिहार के बड़े नेता थे, वैसे रेल मंत्री तक यहां बिहार के थे, उस राज्य में जितने भी गतिमान एक्सप्रेस हैं, जितने भी स्टेशन की क्वालिटी है, चाहे साफ सुथरा हो, या अभी देख लीजिए शुरुआत ही हुई है, लेकिन मेट्रो का शुरुआत जो देखने के लिए बिहार के लोग तरस रहे थे, बाहर जाके अपना फोटो सेल्फी खींच के, तो ये विकास की शुरुआत है। रफ्तार जो बिहार ने विकास की पकड़ी है, इस पे जागरूकता, जनता की जागरूकता ये दिखाता है। अभी देखिए 1 घंटा लगभग बच गया है वोटिंग के मत का प्रयोग करने के लिए, और अभी भी आपके ही चैनल के माध्यम से यह पता चल रहा है कि कितनी लंबी कतार यहां बूथों पे है, यह देखा जा सकता है। तो ये दिखाता है बिहार की जनता कितनी अवेयर हुई है, कितनी जागरूक हुई है। और आप कुछ भी डिंडोरा पीट लीजिए, कितना भी माथा पीट लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। जो मत है, जो डिसीजन है बिहार की जनता का, वो अब ईवीएम में पैक हो चुका है। और 14 तारीख को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, माथा मत पीटिएगा, ईवीएम हैक हो गए और वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन, और या फिर तैयारी कर लीजिए अभी से, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये स्पष्ट है, जनता ने, बिहार की जनता ने अपना रास्ता, अपना डिसीजन सुना दिया है। चलिए, सोनाली आनंद जी, एक जवाब आपसे लेना चाहेंगे। आप लोग कहते हैं कि विकास के लिए नए सोच की जरूरत है, बिहार को नए सोच की जरूरत है, लेकिन सोच से क्या विकास आएगा? धरातल पर क्या योजनाएं हैं, आप लोग की क्या प्लानिंग्स है? क्योंकि एनडीए तो दावा कर रही है कि सुशासन के राज में कई हद तक विकास हुआ है, वो विकास भी हुआ है जो आज से पहले लोग सिर्फ सपनों में ही सोचते थे। मैं आप ही के सवाल से आपके जवाब देने की कोशिश करती हूँ। मुझे ये जवाब दिया जाए, क्या मेट्रो चलने से धरातल पे क्या विकास आएगा? जो लोग आज भी भूख से परेशान हैं, जो लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, या फिर जो लोग माइग्रेशन की समस्याओं से परेशान है, विकास शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, क्या मेट्रो चलाने से वो सारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या एयरपोर्ट खुलने से वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? ये विकास का बड़ा पैरामीटर है, एक बड़ा आप उसे मापदंड रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही मापदंड अगर आप विकास के लिए रखें तो ये बिल्कुल गलत होगा और बिहार की जनता के साथ ये नाइंसाफी है। हमने बुनियादी चीजों की बात कही है जिसकी सरकार आज तक उसे जमीन पर रोल आउट करने में सक्षम नहीं रही है।
अगर बिहार में इतना ही विकास हो चुका है तो क्यों आज भी बिहार का शिक्षा का स्तर या फिर शिक्षा दर आज भी बिहार में सबसे कम है? अगर हम पर कैपिटा इनकम की ही बात करें तो क्यों आज भी बिहार शुरू से लेकर 90 के दशक से लेकर आज तक आज भी सबसे निचले पायदान पे है? चाहे आप संख्या के बल में जो भी बोले 25 से 60,000 या 66,000 जो भी बोलिए, बट अगर हम रैंकिंग की बात करें बिहार आज भी सबसे पीछे है। तो जो विकास का पैमाना आप तय करेंगे समाज उससे नहीं चलता है, लोगों की जिंदगी में तब्दीली उससे नहीं आती है। आपने वो सारी योजनाओं का शिलान्यास किया जो बाहर से दिखाई पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लॉन्च किए, बट उससे जमीनी फर्क नहीं पड़ता है और यही इसी का आक्रोश जनता में आज भी है। अगर आप एक भी शिक्षा जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं या फिर सेकेंडरी स्कूल्स में उनकी शिक्षा का स्तर वहां पे क्या है आप ये जाके देखिए, आज भी 5वीं क्लास के बच्चे अ ई नहीं पढ़ सकते हैं या ABCD नहीं पढ़ सकते हैं। ये सोचने का विषय है। आज भी जिस राज्य में एनीमिया का स्तर 50% से ऊपर है, ये सोचने का विषय है। और आप वहां मेट्रो की बात करते हैं और मेट्रो भी क्या 4 किलोमीटर का मेट्रो। तो ये जो विकास का पैमाना आपने तय किया उसे ना पूरा बिहार चलता है, ना हर एक जनता आप में विश्वास रखेगी जो आप अपनी ही बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये विकास का पैमाना नहीं है। और ये जो डिबेट सारे लोग देख रहे हैं, ये भी सवाल आपसे बार बार पूछते हैं कि जब आज भी आपके देश में लोगों को 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ता है और वो सक्षम नहीं है, और 20 साल से आपकी सरकार है या फिर 10 साल से आपकी सरकार है, इस पर हम जवाब लेंगे, इस पर हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। भारत भूषण जी जानना चाहेंगे, देखिए बिहार में ऐसे तो तमाम दावे हो रहे हैं विकास को लेकर, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का सेक्टर हो या फिर उद्योग का सेक्टर हो। यहाँ कहीं ना कहीं बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। बिहार पिछड़ा हुआ है, देखिए राजनीति अलग है और उद्योग मामला रोजगार के लिए अलग मामला है। आप वोट के नज़रिए से देखेंगे तो जातीय समीकरण के अनुसार वहाँ वोट होता है, और जहाँ तक विकास का मामला है और बम्पर वोटिंग का कारण ये तो सरकार की कोई ना कोई अवेयरनेस है। अगर सरकार सत्ता में फिर से वापस आती है तो सरकार की विफलता तो नहीं कहेंगे ना, इसको ये मैंने उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ने सरकार ने जो खड़ा किया है वो तो आपको सच्चाई है, रोड, पानी, बिजली। लेकिन हर जितने भी अगर नेता, अगर आप देखिएगा कोई भी पार्टी आएगी तो वो अपने बात को रखते हैं कि हम ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, लेकिन धरातल पर जाइएगा तो फिर सबका सेम रहता है। अब उद्योग लाने के लिए आप उनको जब तक आप अवेयरनेस का काम नहीं कर, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे तो फिर कैसे करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पटरी पर आ रहा है धीरे धीरे, इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को यहीं तक बढ़ा पाएंगे, समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।